नमस्कार। आज आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम हमारी स्टडी के बैकग्राउंड में अगर जाए तो हमको समझना पड़ेगा कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा टफ क्यों पड़ता है। इसका कारण क्या रहता है कि जब हम 11th क्लास या 12th क्लास में हम साइंस बैकग्राउंड से जब हमारा 11th और 12th को कंप्लीट करते हैं तो हमारा 11th 12th कंप्लीट होने के बाद में जैसे हमने मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में एंटर कर गए या फिर कोई कंपटीशंस वगैरह की हम कोई तैयारी करते हैं, नेट वगैरह की तैयारी करते हैं या कोई IIT JAM वगैरह की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं, उनके अंदर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि बच्चों जो भी साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए कैंडिडेट्स होते हैं, 11th 12th जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए जब वो एंटर होते हैं किसी कंपटीशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना बहुत ज़्यादा उनके लिए टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि जो ये स्पेक्ट्रम वाला पार्ट होता है वो हमको 11th 12th में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। तो जिसकी वजह से कि हमारी इसके रिगार्डिंग जो बेसिक नॉलेज होती है उसकी यहाँ पर हमेशा हमको कमी रहती है। जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे पढ़ते हैं या अभी आप जिस दौरान स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के दौरान आपको बहुत दिक्कतें आती है। इसके MCQs को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। किसी यूनिवर्सिटी के जब पेपर में जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि हम क्यों न इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उन बेसिक या फंडामेंटल को हम क्लियर कर सकें। एक बार अगर जिसने इसके बेसिक या फंडामेंटल को अगर किसी ने समझ लिया तो मान के चलिए कि किसी भी, चाहे यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे आप MCQ का पेपर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके ये फंडामेंटल या बेसिक अगर क्लियर है इसके रिगार्डिंग, तो आपको कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पढ़ाई की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक शुरू करेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मान के चलते हैं कि हमको स्पेक्ट्रो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारी जो नींव है, बेस है, उसको तैयार करते हुए हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। अपने आप में ये बहुत बड़ी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर स्पेक्ट्रम वगैरह से रिलेटेड स्टडी होती है। तो उन सबको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अगर फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाता है तो हम किस तरह से कोई भी पेपर वगैरह को ईजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसका क्या उद्देश्य है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो एप्लीकेशन है यानी कि इसकी टेक्निक जहाँ पर ये यूटिलाइज हो रही है, उस टेक्निक नई थी तो उससे पहले क्या होता था और इस टेक्निक के आने के बाद में क्या फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें हम समझेंगे आगे की क्लासेज के अंदर। तो देखिए, अभी इसका एक छोटा सा अगर नाम का अगर जिक्र किया जाए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो सीधा सा ये है कि कोई स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम को अगर हमने उसको पढ़ लिया, उसको स्पेक्ट्रम को हमने पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एक स्कोपी बोल दिया, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ये है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स है वो सीधी सीधी किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम EMR भी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR वेव्स, ठीक है। तो ऐसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है, इस रेडिएशन की खास बात क्या होती है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
आपके जो घर के अंदर जो बल्ब वगैरह जला रखा है, आपने ट्यूबलाइट जला रखी है, उसके अंदर से जो रोशनी आ रही है वो भी क्या एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। सूरज की जो रोशनी है, सन से जो रेडिएशन निकलती है, जिसके अंदर हम पूरे दिन भर के अंदर अपने कामकाज को कंप्लीट करते हैं, तो सन से आने वाली जो रेडिएशंस है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि उस लाइट के अंदर, जिसमें आप सनलाइट में भी आप देख सकते हो, और जो घर के अंदर नाइट में आप बल्ब वगैरह जलाते हो, उसमें जो भी हम अपना काम काज कंप्लीट करते हैं, तो वो भी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और आपका दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। दोनों कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशंस पे रहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हमेशा ये कंपोनेंट के रूप में मौजूद होते हैं। तो इस तरह की जो रेडिएशंस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। तो बस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम की ही स्टडी करना क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो यूटिलाइजेशन था, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर से जो हमारे जो काम का है आइडेंटिफिकेशंस करना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उन कार्बनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे अपन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी के द्वारा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे अपन, कि किस तरह से अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जाके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और आपको कहेगी बताइए कि ये नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह का कंपाउंड है, तो आपको पता करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बता पाओगे कि भाई कि ये जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है, ये इसके अंदर ये कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। स्पेक्ट्रोस्कोप की तो एक तरह की मॉडर्न या आधुनिक तकनीकी है। इससे पहले भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता था। ऐसे सिंथेसाइज किए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था, तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफली देख सकते हैं क्लासिफिकेशन के रूप में, कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन की बात करें हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर थोड़े टाइम पहले अगर हम जाते हैं तो थोड़े टाइम पहले देखा गया था कि क्लासिकल मेथड्स, ठीक है, क्लासिकल मेथड्स या जो भी परंपरागत मेथड्स थे, अपने ट्रेडिशनल मेथड्स थे, उन क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या हुआ करता था कि कोई भी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्यूसिडेशन। ठीक है, एल्यूसिडेशन का मतलब ही होता है कोई भी अननोन कंपाउंड है या नॉन कंपाउंड है तो उसकी स्ट्रक्चर बता दे अगर आपको, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन। तो क्या हुआ था क्लासिकल मेथड्स के अंदर, क्या हुआ कि इस तरह के कुछ केमिकल या फिजिकल मेथड्स आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल या फिजिकल मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ऐसे केमिकल या फिजिकल मेथड क्या करेंगे, आपके ये केमिकल फिजिकल मेथड ये करेंगे कि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। पहले बिल्कुल सही बात है कि क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता था इनिशियली रूप से। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि ऐसे क्लासिकल मेथड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन वो जानकारी पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं होती थी। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना तो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पता लग पाता था, ना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमको कोई जानकारी मिल पाती थी। तो ये जो भी यहाँ पर क्लासिकल मेथड्स थे, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस वाले मेथड थे, कुछ फिजिकल मेथड थे जिसमें कंपाउंड का सरफेस टेंशन निकाल दिया जाता था,
डाइपोल मोमेंट निकाल दिया जाता था। तो उन सब तरीकों से जब देखते थे कि किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बारे में पता करना होता था तो हमेशा यहाँ पर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता था, जानकारी का अभाव रहता था। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड थे ये सफिशिएंट मेथड नहीं होते थे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल्ड स्ट्रक्चर की जानकारी यहाँ से हमको मिलना संभव नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज का मतलब यहाँ पर डिजायर्ड रिजल्ट और किसी भी कंपाउंड का डिजायर्ड नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज अपने को जानकारी चाहिए थी वो दोनों चीज़ों का यहाँ पर कंप्लीटली मिल पाना संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं पर हमेशा इस टेक्नोलॉजी के अंदर यानी ट्रेडिशनल या क्लासिकल मेथड में हमेशा कोई ना कोई कमी रहती थी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ हमने बात करा कि क्लासिकल मेथड से हमको जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो धीरे धीरे एनालिटिकल फील्ड के अंदर देखा गया कि कुछ टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ जिनको बोला गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्निक की जब आप बात करते हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्निक के अंदर ही एनालिटिकल फील्ड के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुई उस टेक्निक का नाम निकल के आया स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्नोलॉजी थी कि जिसके अंदर अब की बार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिजायर्ड नॉलेज थी, उससे रिलेटेड डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए थे, वो सब जानकारियां हमको किससे मिलना शुरू हुई, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से मिलना हमको संभव हो पाई। यानी कि यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। सिग्निफिकेंट रोल है इन स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि अब की बार आप कह सकते हो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सब जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी से मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आराम से ये क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ये लीजिए। यानी कि आपको ये तो है कि आप अब की बार आप श्योर हैं कि जो आपको रिजल्ट चाहिए, जिस तरह की आपको नॉलेज चाहिए किसी भी कंपाउंड के बारे में, वो सब चीज़ें कौन अवेलेबल कराएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाएगी। सही बात है। यानी कि अब आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जाए तो उस प्रिंसिपल के बेस पर आप इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना संभव है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर बिल्कुल मोटी मोटी अगर बात करें तो दो तरह के प्रिंसिपल्स चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर बेस्ड होती है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी स्टडी कर ली जाए तो आपको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और इनके अंदर क्या होता है कि देखा गया है कि जब ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप किसी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डाला जाएगा तो वहाँ पर दो बातें हो सकती है। दो बातें ये कि या तो वो जो कंपाउंड है आपका केमिकल कंपाउंड है वो या तो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही बात है। तो इसी को नाम दे देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही बात है। यानी कि किसी केमिकल कंपोनेंट है, कहीं से सोर्स के थ्रू आपने उस केमिकल कंपोनेंट के ऊपर उस सोर्स से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर आपने डाला और उस कंपोनेंट ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया
तो उसको बोल दिया अपन ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर अब की बार आपका जो केमिकल कंपोनेंट था उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बजाय क्या कर दिया, उसने उसको एमिट कर दिया, यानी कि उत्सर्जित कर दिया, तो उस केस में फिर अगर उत्सर्जन से बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन से अगर बनने वाला स्पेक्ट्रम है तो उसकी अगर आप जाके स्टडी करते हो तो इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, आप जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होना, एमिट करना यानी उत्सर्जित करना। दोनों ही केस के अंदर हमेशा क्या बनेंगे, स्पेक्ट्रम बनेंगे। उस स्पेक्ट्रम की स्टडी कर ली जाएगी तो उसको क्या कर देंगे अपन, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देंगे। यानी कि देखा गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेथड है, अगर प्रिंसिपल है तो उसको समझना है तो आपको एब्जॉर्प्शन को भी समझना पड़ेगा, आगे चलकर एमिशन को भी आपको समझना पड़ेगा, तब जाके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें कि इस तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस थी, इस तरह के जो स्पेक्ट्रम थे, तो इनको समझने वाला कौन था, इनकी तरफ ध्यान देने का काम किसने किया। तो देखिए, थोड़े टाइम पहले देखें तो एक जो साइंटिस्ट थे अपने मैक्स प्लैंक, ठीक, मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझा, बताया कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैसी नेचर होती है, ड्वेल नेचर होती है। ड्वेल नेचर का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, दूसरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट को यानी कि इस ईएमआर को जब मैक्स प्लैंक ने समझा तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए इन्होंने क्या दिया, एक क्वांटम थ्योरी दी। ये लो जी, यानी कि मैक्स प्लैंक की ये क्वांटम थ्योरी है। अगर इस क्वांटम थ्योरी को अगर समझ लिया जाए तो हमको कहीं ना कहीं पर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी समझना आसान हो जाएगा। अब हमको पूरी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी तो समझने की ज़रूरत है नहीं है, हमको हल्का सा इसका मैक्स प्लैंक का एक थोड़ा सा समझना है कि मैक्स प्लैंक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में रियल में वो कहना क्या चाहता था। तो उसने कुछ बातें बताई इस क्वांटम थ्योरी के अंदर। उन बातों में ये पता चला कि इस तरह की जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, इन स्पेक्ट्रम की प्रकृति कैसी होती है, ये स्पेक्ट्रम दिखने में होते कैसे हैं। तो पता चला कि ऐसे दिखने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, असतत। ठीक है, अगर हम देखें कि घर के अंदर जब बल्ब से भी जो रोशनी निकल के आ रही है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो हमको तो दिखने में तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कंटिन्यू वो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, तो वो कंटिन्यू लाइट आ रही है। लेकिन रियल बात ये है कि वो लाइट आपकी रियल में सीधी नहीं आ रही है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट के रूप में आ रही है, डिसकंटिन्यूअसली आ रही है। टीवी की जो स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो हमको पिक्चर दिखाई देती है, तो हम जब अपनी आंखों से देखते हैं तो वो स्क्रीन के अंदर पूरी पिक्चर एक जैसी दिखाई देती है, हमको कहीं भी वो टुकड़ों में बटी हुई नहीं दिखाई देती है। लेकिन रियल बात यही है कि वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, वो बहुत छोटे छोटे फाइन पार्ट के अंदर होती है जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटम थ्योरी जो थी मैक्स प्लैंक की, जो रेडिएशन से रिलेटेड, वो क्या बताया उसने कि ऐसे जो भी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो रेडिएशंस आती है वो रेडिएशन कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। इनके स्पेक्ट्रम भी कैसे होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आ रही है लाइट के थ्रू, वो क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी कि आने वाली रेडिएशंस के अंदर क्या होती है, चाहे वो सनलाइट हो रही, चाहे बल्ब की लाइट हो, आने वाली जो भी रेडिएशंस होती है वो एनर्जी के क्या होते हैं, उनमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को रेडिएशन के उनको बोलते हैं क्वांटा या फोटोन।
उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्वांटा या फोटोन बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैक्स प्लैंक ने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को समझा कि रियल में ये एनर्जी किस रूप में है, वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रही है जो डिसकंटिन्यूअसली आ रही है, जिनको क्वांटा या फोटोन बताया इन्होंने। सही बात है। तो इसने मैक्स प्लैंक ने देखा, क्या देखा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। सही बात है। कहने का मतलब कोई भी लाइट आती है तो उसकी जो रेडिएशंस आ रही है उस रेडिएशन के अंदर आपके क्या कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंपोनेंट होता है एनर्जी के अंदर, उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इसकी तीसरी बात करते हैं एनर्जी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको समझनी है तो आपको इन तीन कंपोनेंट के अंदर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में अगर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आपको तो आप कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप समझ नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी समझनी है तो आपको इन तीन कंपोनेंट को भी ठीक से समझना जरूरी है। तो अपना जो मैक्स प्लैंक थे इन्होंने सीधा सा क्या कहा कि जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की हमेशा क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और कह सकते हैं अपन कि ऐसी जो फ्रीक्वेंसी के एनर्जी प्रोपोर्शनल है तो हम अच्छे से जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इरिवर्सिबल वाला। कैसा रिलेशन होता है, इरिवर्सिबल वाला रिलेशन होता है, जिसको फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c/λ। ये लो जी, सही बात है, ये लो। तो यहां से दो चीजें पता चली, ये तो हो जाता है आपका h म्यू और ये हो जाता है sc/λ। सही बात है। यानी क्या कहता है प्लैंक कि अगर बात करें कि एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी और वेवलेंथ की हमेशा क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। तो क्या हुआ कि अगर किसी कंपोनेंट के अंदर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम 11th-12th में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम अगर समझना चाहो तो वापस समझ सकते हो। अगर बात करें अपन कि 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट हो गए, यहाँ पर ये एक साइकिल हो गया, फिर ये दूसरा साइकिल हो गया, फिर ये आपका तीसरा साइकिल हो गया। ये लो जी, अगर ये पूरा टाइम फ्रेम देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई रेडिएशन है, कोई रेडिएशन कहीं सोर्स से रेडिएशन आई और 1 सेकंड के अंदर अगर आपके ऐसे 3 साइकिल उसने कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब भी सीधा सीधा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो कब बहुत बार बच्चे क्या रहते हैं कि इन टर्मिनोलॉजी के अंदर हमेशा एक तरह का कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं मारना कि 1 सेकंड के अंदर इस तरह के कितने साइकिल कंप्लीट हो गए तो वो क्या हो गए, आपके फ्रीक्वेंसी 1, 2 और 3। अगर यहाँ पर इस 1 सेकंड के अंदर ऐसे साइकिल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1000 कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर इस तरह के नंबर ऑफ साइकिल, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और इस एक साइकिल को पूरा करने में जो डिस्टेंस दूरी कर ली रेडिएशन ने, जैसे बल्ब से निकलने वाली रेडिएशन बल्ब से अगर निकल के अपनी आंखों तक आ रही है तो वहां से चलकर उसको जहां भी वो एक साइकिल को कंप्लीट कर रही है, उस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो दूरी तय की गई, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसने जो दूरी तय की गई वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी, लैम्डा। सही बात है। ये एक लैम्डा हो गया, ये यहां से फिर इसका सेकंड लैम्डा हो गया, फिर ये यहां से देखा तो ये थर्ड लैम्डा हो गया। ये लो जी, यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 साइकिल, कि एक साइकिल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। ये लीजिए, सही बात है।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए कंप्लीट साइकिल की एक कंप्लीट करना है साइकिल को, एक साइकिल को कंप्लीट करा, उसमें जो डिस्टेंस चल गए उसको क्या बोल देते हैं, एक वेवलेंथ बोल देते हैं। सही बात है। तो अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ पर सीधा सा मतलब तो ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एक तरह की डिस्टेंस होती है। अब ये डिस्टेंस किस में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, या नैनोमीटर, या आपके एंगस्ट्रॉम। इन सब चीज़ों को आपने पहले भी बहुत बार सुन चुका है। ये सब मीटर और सेंटीमीटर के ही इकाइयाँ हैं। जिस तरह से मीटर सेंटीमीटर होते हैं उसी तरह से ये आपके नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम भी होते हैं। ठीक है, हल्का सा पता होना जरूरी है क्योंकि बहुत बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1:10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में देखना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो हल्की सी जानकारी है जिसका पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बुक्स वगैरह में एंगस्ट्रॉम की जगह मीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं, नैनोमीटर लिख देते हैं, तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एक सिंपल सा कोरिलेशन है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि 1 सेकंड के अंदर मान लीजिए ये पूरा 1 सेकंड का साइकिल है, यहाँ से लेके 1 सेकंड तक का ये साइकिल है। इस 1 सेकंड के अंदर 3 साइकिल बन चुके, इस 1 सेकंड के अंदर 3 साइकिल बन गए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। और जो डिस्टेंस एक साइकिल को पूरी करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, उस डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ या लैम्डा का नाम दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी फ्रीक्वेंसी, किसी रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी कम है, अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब कि अब की बार मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर, इस पूरे 1 सेकंड में 3 साइकिल की जगह कितने साइकिल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं या 1 बन रहा है, तो आपने क्या बोल दिया, उसको फ्रीक्वेंसी कम बोल दिया। तो ऐसे केस के अंदर जब आपके 1 सेकंड के अंदर मान लीजिए वेव्स आपकी 50 की जगह 40, 40 की जगह 30, 30 की जगह 20, 20 की जगह 10, 10 की जगह 5, 2, 3, 1 कम की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको एनर्जी का लेवल भी कैसा मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। यानी कि उस रेडिएशन के अंदर एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि जितने ज़्यादा साइकिल बन जाएंगे इस तरह के 1 सेकंड के अंदर, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। ये लो जी, सही बात है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए अब की बार 1 सेकंड के अंदर मान लीजिए कि ये आपको 3 साइकिल दिखाई दे रहे हैं, और अपन ने बोला कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या हुआ कि इस 1 सेकंड के अंदर आपके मान लीजिए अब की बार पूरी कितनी बनी, एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ। ये लो जी, पहले क्या थी, 3 साइकिल थे इस तरह के 1 सेकंड के अंदर, और अब की बार कितने रह गया, एक ही साइकिल रह गया। तो आपने क्या कर दी भाई, फ्रीक्वेंसी कम कर दी और एनर्जी कम कर दी। तो आपको पता है कि जब आपकी इस तरह की साइकिल अगर आपकी कम होती जाएगी तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अपन ने पूरी को क्या बना दिया, एक वेवलेंथ बना दिया यहाँ से लेके 1 सेकंड की, तो यानी कि आपकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई आपकी, और तो लेकिन लैम्डा क्या हो गया, बढ़ गया। वेवलेंथ क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस रिलेशन के हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो लैम्डा कम, फ्रीक्वेंसी कम तो लैम्डा ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने बोल दिया फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम है, तो लैम्डा वहाँ पर ज़्यादा है। बस इस अगर कोरिलेशन को हमेशा ध्यान में रखा तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमारे लिए समझना आसान हो सकता है। तो इसी के बेस पे प्लांक ने जो आपके सामने क्वांटम थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी के अंदर एक हल्का सा हमने क्या करा, प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अगर टाइप्स की बात करें तो सीधा सा अभी है, हम इसको डिटेल में आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी जहाँ तक बात आई है इस कोरिलेशन को समझते हैं हम कि है क्या चीज़ ये रियल में। अगर हम बात करें सीधा सा स्पेस के अंदर पाई जाने वाली कॉस्मिक रेज,
ठीक है। स्पेस रेज के बाद में आ जाती है आपकी गामा रेज आ जाती है, एक्सरे आ जाती है, एक्सरे के बाद में आपकी यूवी, यूवी के बाद में अल्ट्रावायलेट लाइट के बाद में अपनी जो विजिबल लाइट है वो आ जाती है, इंफ्रारेड रेज आ जाती है, आईआर आ जाती है। इसके बाद में जो बात करते हैं अपन माइक्रोवेव्स, और लास्ट में आ जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहे तो हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इस सीक्वेंस को समझ सकते हैं। और हमको ये ध्यान भी होना चाहिए, हर साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे पूछ भी लिया जाता है। तो देखिए बात करते हैं अपन कि इस तरह की जो रेज होती है, देखो आप गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडिएशन, जब इधर की तरफ आप बढ़ते हो हमेशा तो ध्यान रखना इधर जाने पर हमेशा क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। इधर जाने पर क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। जैसे कि अपने जो दूरदर्शन हुआ, ठीक है, टीवी के ऊपर जो भी आ रहे हैं, हमारी टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो भी आ रही है किरणें, ठीक है, जिसकी वजह से हमको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जैसे कि अब दूरदर्शन के बहुत बड़े टावर लगे रहते हैं, बहुत बार देखा होगा पहाड़ों के ऊपर जो टावर लगाए जाते हैं दूरदर्शन वगैरह के, तो उन टावर से भी क्या निकलती है, रेडिएशन जो निकलती है, उन रेडिएशन की क्या होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखना जो भी दूरदर्शन के ये टावर वगैरह निकले हुए रहते हैं उनसे रेडियो वेव्स निकलती है। ऐसे रेडियो वेव्स जो भी निकल रही है उन रेडियो वेव्स की क्या होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूर दूर तक घरों के अंदर जो आपका टीवी लगा रहता है एंटीना वगैरह के थ्रू क्या होती है, वो रेडिएशन पहुंचती है और आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक एग्जाम्पल रखा है छोटा सा आपके सामने कि इधर की साइड से जाने पर, अगर आप इधर से इधर की तरफ आप बढ़ते हो तो हमेशा क्या रहती है, आपकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, माइक्रोवेव की कम, फिर आईआर कम, विजिबल कम, यूवी कम, एक्सरे कम, गामा रेज कम, और आपकी स्पेस रेज यानी कॉस्मिक वेव्स की और भी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। और बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है। तो जाहिर सी बात है कि लैम्डा बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइकिल क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नाभिकीय विखंडन से निकलने वाली गामा रेज, नाभिकीय विखंडन से निकलने वाली गामा रेज में क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि इधर जाने पर क्या होती है, एनर्जी घटती जाती है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती है, साइकिल घटते हैं, एनर्जी घटती है। रिलेशन आपके सामने, रिलेशन आपके सामने जो आपके सामने दे रखा है। तो आपने देखा नाभिकीय विखंडन से निकलने वाली, न्यूक्लियर फिशन से निकलने वाली जो गामा रेज होती है, उन गामा रेज की खास बात क्या होती है, गामा रेज में एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा रेज होती है कि वो अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो न्यूक्लियर विखंडन की वजह से लाखों लोगों की डेथ इसीलिए तो होती है